Hello students, myself Savita Chaudhary welcomes you in my YouTube channel Horizon of Economics। आज हम 11वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का 9वां अध्याय डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस अध्याय के अंदर हम समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी हमारी ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसके अंदर हम केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, एक अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं या औसत का हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या होता है कि केंद्र की तरफ झुकाव, अर्थात श्रृंखला के अंदर एक सेंट्रल वैल्यू केंद्रीय मूल्य हम लेते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी श्रृंखला होती है। इट मीन्स इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के प्रतिनिधि मूल्य से होता है। कोई ऐसा मूल्य जो कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मूल्य को दिखाता है, ऐसे मूल्य को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति को निकालने के या ज्ञात करने के जो माप होते हैं उसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को हम औसत के नाम से भी जानते हैं और माध्य के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति को क्यों मापते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति को हम इसलिए मापते हैं क्योंकि आंकड़ों का एक बड़ा समूह, अगर हम उस समूह को देखते हैं तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते और एक आम आदमी की समझ से वो बाहर होता है। इसलिए उसको समझने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए और उसको एक लंबे टाइम तक याद करने के लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत का यूज करते हैं। इसका उदाहरण जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि यदि हम कहें कि भारत के लोगों की औसत आय 2008-9 में 31,801 रुपये थी, तो इससे हमें एक अमाउंट का पता चलता है जिससे हमें भारत के लोगों की 2008-9 में आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर हम जितने भी हमारे पास भारतीय हैं उनकी आय को, हम मंथली इनकम को अगर हम हर एक व्यक्ति की आय का पता लगाते हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उस पूरी एक लंबे चौड़े प्रोसीजर को अवॉइड करते हुए उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए हम क्या निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय हम निकाल लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय को निकालने का जो हमारा तरीका होता है वो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम डिनोट करते हैं पर कैपिटा इनकम के साथ। ये किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की अगर हम प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकालना चाहते हैं तो हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। इससे हमारे पास आइडिया आ जाता है, हमें अनुमान आ जाता है कि कितने जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति या किसी देश की आर्थिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है, वो किसी एक ऐसे मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को बताती है जो कि पूरी श्रृंखला का हमें ज्ञान कराता है। अब इसके अंदर जो है एक वर्ड हमने यूज किया है, श्रृंखला।
श्रृंखला क्या होती है? श्रृंखला से अभिप्राय होता है कि जैसे हमारे पास कोई चर है, चाहे वो आपके पास किसी क्लास के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हो सकते हैं, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। ये x जो है वो कोई भी चर आप ले सकते हो यहाँ पे, ये अंक हो सकते हैं। हो सकता है कि हम जैसे हम कहें कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त अंक या अर्थशास्त्र में प्राप्त अंक, हिंदी में प्राप्त अंक, तो किसी भी कक्षा के ये प्राप्तांक हो सकते हैं। या स्टूडेंट्स के जो को जेब खर्च जो दिया जाता है वो जेब खर्च हो सकता है। हम कोई भी कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, डाटा लेते हैं। तो वो अंक हो सकते हैं, जेब खर्च हो सकता है, इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स की हाइट हो सकती है। कोई भी जो हम चर लेते हैं तो उसको हम x के द्वारा डिनोट करते हैं। अब x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी। सपोज कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे 15 के बराबर है। तो उन 15 स्टूडेंट्स के अंक हम लेंगे। रोल नंबर 1 का जो है वो 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से हम 15 स्टूडेंट्स का जो डाटा लेंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, पूरी की पूरी श्रृंखला कहलाएगी। तो सारे के सारे हम जो है डाटा इस प्रकार से ले लेंगे, आंकड़े ले लेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं, जब हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से विशेष क्रम में प्रस्तुत करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, सीरीज या श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय सांख्यिकी श्रृंखला के प्रतिनिधि मूल्य से है। आपको पता लग गया कि श्रृंखला क्या होती है, पूरी श्रृंखला का कोई ऐसा नंबर जो कि पूरी सीरीज या श्रृंखला को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आप इसमें कोई डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्लार्क, एन एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। वही अभी जब हम बात कर रहे थे, एन एवरेज इज ए नंबर और ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप ऑफ डाटा। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि सांख्यिकीय औसतों का उद्देश्य क्या होता है। हम औसत हमने क्या बताया था अभी, जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसके जो माप होते हैं उनको हम औसत कहते हैं, या उसके माप को हम माध्य भी कहते हैं। अब कौन से माप को हम माध्य कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें जस्ट ये देखना है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं उनको हम औसत के नाम से भी जानते हैं। तो उन औसत का उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम औसत निकालते हैं, तो उनके जो उद्देश्य हैं वो हमारे पास निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त विवरण से अभिप्राय जो हमारे पास आंकड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जटिल और अव्यवस्थित होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में होते हैं। तो उनके अंदर उनको देख के हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। कोई रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो उसको हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करना पड़ेगा, और उनका सरल और संक्षिप्त विवरण देने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का औसत निकालते हैं। तो ये इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि जो हमारा रॉ डाटा है, जो अव्यवस्थित डाटा है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सरल, सुंदर और संक्षिप्त ढंग से उसको प्रस्तुत करना, ताकि वो एक फिगर देखते ही हमें पता चल जाए कि जो डाटा है वो हमारा किस प्रकार का है। दूसरा है तुलना करना। हम अगर हमारे पास कोई दो श्रृंखला हैं, अभी हम बात कर रहे थे श्रृंखला क्या होती है, तो जब हम किसी भी दो श्रृंखला हैं अगर हमारे पास और उनकी हम औसत निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम उन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई भी दो श्रृंखला हमारे पास अगर होती हैं, किन्हीं कोई भी दो देश होते हैं हमारे पास या दो से अधिक देश होते हैं, तो हम
उन देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको उस देश की जनसंख्या से भाग करके विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, और हम 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना कर सकते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय किन देशों से कम है और किन देशों से अधिक है। तो तुलना करना इसमें हमारे लिए आसान हो जाता है। या हम किन्हीं 2 स्कूल्स की जो है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक होते हैं कि सपोज हम एक स्कूल ए और बी 2 स्कूल ले लेते हैं, और हमें पता है कि ए स्कूल के अंदर जो बच्चों का जो औसत जो प्राप्तांक हैं वो किसके बराबर हैं, सपोज 40 जो मार्क्स हैं वो औसत प्राप्तांक हैं ए स्कूल में, ठीक है। और ऐसे ही एक और स्कूल है हमारे पास बी, और उसके अंदर जो प्राप्तांक हैं उनका औसत 45 है, 45 अंक जो अगर होते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि बी स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा 11वीं कक्षा में जो प्राप्तांक है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं दो किन्हीं भी 2 सीरीज की जो हमारे पास होती हैं, वो चाहे आपकी 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय है, या 2 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय है, या 2 स्कूल के किसी एक कक्षा के द्वारा प्राप्तांक है किसी विषय में, तो हम उनके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके उद्देश्य की। पहला उद्देश्य हमारे पास क्या है, संक्षिप्त विवरण। दूसरा उद्देश्य हमारे पास क्या है, तुलना हम कर सकते हैं। तीसरा है नीति निर्धारण। अब नीति निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार नीतियां बनाती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है। वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस आधार पे किया जाता है, तो विभिन्न जो अनुसंधान करता है उनके द्वारा विभिन्न तथ्यों से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। उसके आधार पे उनके द्वारा कुछ विश्लेषण किए जाते हैं, कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। उन्हीं रिजल्ट्स के आधार पे सरकार के द्वारा नीति निर्धारित की जाती हैं। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग बिलो पॉवर्टी हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है कितने लोग हैं। तो उन लोगों के लिए सरकार क्या करती है, अलग से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है, उनको कुछ विशेष जो सुविधाएं मुहैया करवाती है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी इन्हीं आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पे किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार का नीति निर्धारण जो है उसके अंदर भी केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत एक अहम भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सांख्यिकीय विश्लेषण। औसत सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होता है। औसत जो है वो सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होता है। किस प्रकार से होता है कि हम फर्दर स्टडीज करते हैं, बड़े लेवल पे जब रिसर्च की जाती है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब नए नए जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें आगे जो हमारे आंकड़ों के ऊपर जो हमारे मेथड्स यूज होते हैं, तो हम जब स्टैंडर्ड डिवाइशन निकालते हैं, मानक विचलन जिसको हम एस डी के द्वारा डिनोट करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिवाइशन निकालने में भी हम किसको यूज करते हैं, औसत या मीन को यूज करते हैं। ऐसे ही उसके बाद जब हम सह संबंध निकालते हैं, कोरिलेशन, उसके अंदर भी हम अरिथमेटिक मीन को यूज करते हैं। इसी प्रकार से और भी हमारे जो आगे टेस्ट होते हैं, तो फर्दर उसके अंदर हम औसत को यूज करते हैं। जब तक हमें औसत की जानकारी नहीं होगी, हम आगे जो स्टडीज होती हैं उसको हम सांख्यिकी जो हमारे विश्लेषण होते हैं उनके बारे में हम अनुमान नहीं लगा पाते जब तक कि हमें औसत की जानकारी ना हो। तो सांख्यिकीय विश्लेषण के अंदर भी औसत जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है सभी के लिए एक मूल्य। ये एक ऐसा मूल्य होता है जिसको समझना आसान होता है, जिसकी सहायता से हम पूरी जो श्रृंखला है उसका अनुमान लगा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा आंकड़ों की ज़रूरत नहीं होती है यदि हमारे पास ये एक मूल्य होता है।
तो ये था हमारे पास कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जिसको हम औसत के नाम से भी जानते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे औसत में कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छे औसत में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, इसे समझना सरल होना चाहिए। यह एक आम आदमी की समझ में भी आना चाहिए। दूसरा कि जो श्रृंखला है हमारी, उस जो औसत है वो उस पूरी श्रृंखला का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तीसरा है, ये एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, ना कि प्रतिशत रूप में हो। यह प्रतिशत रूप में नहीं होना चाहिए, यानी ये सापेक्ष मूल्य नहीं होना चाहिए, निरपेक्ष संख्या में होना चाहिए। नंबर 4, प्रतिदर्श में परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रतिदर्श होता है कि जब हम औसत निकालते हैं तो हम एक सैंपल लेते हैं, क्योंकि कई बार आंकड़े इतने ज्यादा होते हैं कि पूरे जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, समग्र होता है, उसका सारा का सारा विश्लेषण करना हमारे लिए संभव नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसमें करता क्या करता है कि एक सैंपल ले लेता है और उस सैंपल से वो रिजल्ट निकालता है। तो सैंपल से ही वो औसत निकालता है। तो अगर वो सैंपल को परिवर्तन कर दे, सपोज कि हमने जो है कोई हमारे पास एक तालाब है और तालाब के अंदर हमारे पास बहुत सारी मछलियां हैं, तो उन मछलियों का हम औसत वेट निकालना चाहते हैं। तो तालाब में पता नहीं कितनी जो है मछलियां होती हैं, इसका हमें आइडिया नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उस तालाब में से एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल में सपोज कि हमने 50 मछलियां जो है वो बाहर निकाल ली और उनका वेट जो है, उनका सभी का 50 का वेट करके उसको 50 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उनका हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत भार आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक सैंपल निकालते हैं और सपोज कि उसमें हमने ये पाया कि जो औसत भार है वो जो फिशेज है उनका कितना आता है, 1/2 kg आता है। तो अगर हम सैंपल को चेंज कर दें, ये सैंपल सपोज 1 है, हम एक और सैंपल उठा लेते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा एवरेज आएगा वो भी 1/2 kg या इससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा आना चाहिए, अगर हमारा सैंपल क्या होता है, अच्छा होता है। तो जो हम सैंपल में अगर चेंज करते हैं, प्रतिदर्श को अगर बदल देते हैं, तो उसका हमारे जो औसत है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक अच्छा औसत कौन सा होता है, जिसका प्रतिदर्श में परिवर्तन का जिसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद है औसत की बीजगणितीय विवेचना संभव होनी चाहिए। औसत का जो माप है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की कई सारे माप होते हैं, बहुत सारे माप होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो उसकी जो विवेचना है वो कैसी होनी चाहिए, गणितीय जो मेथड के द्वारा अगर हम उसको निकालते हैं तो वो एक अच्छे औसत को दिखाता है। और अगर हम उसको गणितीय मेथड्स या विधियों से नहीं निकालते हैं तो उसको एक बहुत अच्छा औसत नहीं माना जाता। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो औसत है वो अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता है, क्यों अच्छा होता है और क्यों अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा औसत है, एक अच्छा औसत कौन सा माना जाता है, जिसको हम गणितीय मेथड्स या गणितीय तरीकों से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे सांख्यिकीय औसत के प्रकार कौन से होते हैं। औसत जो है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जिसको हम औसत कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की हमारे पास दो विधियां होती हैं या दो तरीकों से हम उसको माप सकते हैं। तो ये जो दो हमारे पास औसत निकालने की माप है, उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है गणितीय औसत और दूसरा है स्थिति संबंधी औसत। गणितीय औसत वो होते हैं जिनको
जिन औसत को निकालने के लिए हमारे पास जो विधियां होती हैं वो गणितीय होती हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं जिसके तहत हम औसत को निकाल सकते हैं। तो गणितीय औसत के हमारे पास 3 विधियां होती हैं। पहला है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन। समांतर माध्य को हम AM अरिथमेटिक मीन से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारे पास गुणोत्तर माध्य जिसको हम जियोमेट्रिक मीन से डिनोट करते हैं। तीसरा है हरात्मक माध्य जिसको हम हार्मोनिक मीन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास 3 विधियां होती हैं जो कि आपकी किस में आती हैं, मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आती हैं। गणितीय औसत, औसत को हम 2 तरीकों से निकालते हैं, या औसत को मापने के जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो 2 प्रकार के होते हैं, गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। स्थिति संबंधी औसत वो औसत होते हैं जिसको हम किसी जिसको जो निकालने का तरीका है वो हमारा प्योरली मैथमेटिकल नहीं होता, गणितीय नहीं होता, बल्कि वो पोजिशनल होता है। अर्थात जो हमारा औसत है उसकी श्रृंखला में पोजीशन के आधार पर हम उसको क्या मान लेते हैं, औसत या एवरेज मान लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड होते हैं, मध्यिका, मीडियन, विभाजक मूल्य, पार्टीशन वैल्यू, बहुलक, मोड। तो इन सभी को हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के कितने प्रकार होते हैं, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गणितीय औसत में कौन से हमारी विधियां आती हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की जो विधियां हैं, हमारे पास 3 विधियां ऐसी हैं जो गणितीय औसत में आती हैं, 3 विधियां हैं जो स्थिति संबंधी औसत में आती हैं। आपको पता होना चाहिए कि गणितीय औसत में क्या क्या आते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। स्थिति संबंधी में आते हैं मध्यिका, विभाजक मूल्य और बहुलक। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, उनमें आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पोजिशनल एवरेज नहीं है या स्थिति संबंधी औसत नहीं है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन ये होंगे और एक इनमें से कोई ऑप्शन होगा। तो आपका जो इनमें से जो ऑप्शन होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। सपोज आपको दिया जाता है कि समांतर माध्य, ए मध्यिका, बी विभाजक मूल्य, सी बहुलक और डी समांतर माध्य। तो उत्तर क्या हुआ, समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य जो है वो स्थिति संबंधी औसत नहीं है, जब बल्कि वो क्या है, एक गणितीय औसत को दिखाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय औसत नहीं है। तो आपके पास तीनों ये ऑप्शन होंगे और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ये गणितीय औसत को नहीं दिखाता, ये किसको दिखाता है, स्थिति संबंधी औसत को दिखाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हमारे पास गणितीय औसत होते हैं और कौन से हमारे पास स्थिति संबंधी औसत होते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो आंसर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड, जो भी 11वीं कक्षा के सिलेबस के अंदर होगा हम उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। वाह।